श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20 देखना, 17, 18, 19, 20 यहीं से आगे बात करनी है ना। 17, 18, 19, 20 नंबर श्लोक आया होगा। उसमें आप देख रहे होंगे हेडिंग कह रहे कुटी निर्माण करने की विधि और स्थान। तो कुटी निर्माण करने की विधि क्या है और स्थान क्या है, तो उसके लिए आप श्लोक की दूसरी लाइन में देखना, सेकंड लाइन में हमने पढ़ा था ना रसायन दो प्रकार का, कोटि प्रावेशिक और वातात्विक। तो कोटि प्रावेशिक में ही वो बोल रहा है कि कोटि प्रावेशिक में जो है कोटि कैसे बनानी है। श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, सेकंड हाफ में कह रहा है दिशि दिशि पूर्वोत्तरस्य। तो किस दिशा में बनानी है कोटागार वगैरह, कोटि कब कहां बनवानी है, पूर्व या उत्तर दिशा में। दूसरा क्या कह रहा है सेकंड थर्ड लाइन में, तीसरी लाइन में देख रहे होंगे त्रिगर्भा। कोटि कैसी होनी चाहिए, तीन गर्भ वाली, यानी एक रूम उसके अंदर उसके अंदर, इस प्रकार से तीन गर्भ वाली। और क्या कह रहा है उसी में सूक्ष्म लोचनाम, उसमें क्या रखना है, झरोखे होने चाहिए, बारीक बारीक छोटे छोटे सूक्ष्म लोचन, है ना, छिद्र होने चाहिए छोटे छोटे। फिर उसके बाद लास्ट लाइन में देखना क्या कह रहे हैं, शब्द आदि नाम अशस्ता नाम। तोड़ के पढ़ेंगे इसको, कैसे शब्द अशस्त्र, अच्छे शब्द नहीं है, जैसे लाउड साउंड वगैरह, डीजे वॉइस, कुछ भी ऐसा ऐसे साउंड वगैरह। और क्या कह रहा है अनागम्य स्त्री विवर्जितम, और स्त्री वगैरह का भी वहां पर जाना या नागम्य जो चीजें उन सबका एंट्रेंस वहां पर निषेध है। इनकी एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है वहां पर। किनकी, शब्द वगैरह अशस्त्र वगैरह स्त्री वगैरह वो सब विवर्जित है। कहां जाने के लिए, कोटि में जाने के लिए, है ना। तो कोटि में इनका प्रवेश निषेध है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, विमर्श में देखना कह रहे हैं रसायन के दो प्रयोग विधियों में कोटि प्रावेशिक विधि उत्तम होती है, जैसा कि वाग्भट ने कहा भी है कि कोटि प्रावेशिकम मुख्यम वातात्मिकम अन्यथा। तो इन शब्दों से हम ये ले सकते हैं कि श्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी होगी दोनों में से। अगर आपसे पूछ ले जो रसायन दो प्रकार का बताया, कोटि प्रावेशिक और वातात्मिक, उसमें कौन सा बेस्ट, कोटि प्रावेशिक बेस्ट। फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद इसी में भी देखना वाग्भट ने क्या कहा है। और विमर्श की लास्ट की दो लाइनों में एक श्लोक आया होगा, विमर्श की लास्ट की दो लाइनों में मिला, मिला सभी को। देखो क्या कह रहा है लास्ट की दो लाइनों में, उसमें सेकंड हाफ देखना श्लोक का, कह रहे दिश्य उदीच्य, केवल उदीच्य, उदीच्य मतलब उत्तर दिशा की बात की गई है केवल। जबकि चरक ने, यानी अगर पूछे चरक के अनुसार कुटी जो है किस दिशा में बनवानी, तो आप क्या कहेंगे, पूर्व और उत्तर दिशा में। और अगर वो वाग्भट के अकॉर्डिंग पूछे तो ओनली उत्तर दिशा में, रसायन के लिए जो कुटी बनवानी है। फिर क्या कह रहा है उसमें, बाकी चीज तो सेम ही कह रहा है, त्रिगर्भो सूक्ष्म लोचना, बाकी तो वही बात बोल रहा है जैसे चरक में बोला गया था। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद तीन लाइनों का श्लोक आया होगा 21, 2, 3 करके, कुटी में प्रवेश करने की विधि। कह रहा है उस कुटी में जब सूर्य उत्तरायण और शुक्ल पक्ष तिथि नक्षत्र उत्तम और शुभ मुहूर्त हो तब उसमें प्रवेश करना चाहिए। फिर उसके बाद देखना रसायन प्रयोग के पहले शोधन, नेक्स्ट हेडिंग मिला, रसायन प्रयोग के पहले क्या कराना चाहिए, शोधन कराना चाहिए। तो श्लोक में मार्क करो या हिंदी में जैसे आपको सही लगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तस्याम संशोधने शुद्ध सुखी जात बल पुनः रसायनम प्रयुंजित। कह रहे उस कोटि में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषधों से वमन विरेचन आस्थापन और शिरो विरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद जब शरीर में कुछ भी कष्ट न रह जाए, पूर्ण बल हो जाए, तब रसायन का सेवन कराना चाहिए। अच्छा यहां भी एक चीज ध्यान रखनी है, उसने ये तो बोला कि रसायन से पहले क्या कराएं, रसायन सेवन से पहले संशोधन, लेकिन वो संशोधन भी कहां कराना है, वहीं कुटी में प्रविष्ट कराकर ही शुरू कराएं। आप प्रोसेस वहीं से शुरू करना है ना, ऐसा नहीं बाहर से संशोधन करा के भेजना है। अब आजकल वो पूछता है ना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है क्या नहीं, उसमें देगा ही लाइन रख के कि संशोधन कहां कराना है, कुटी में या बाहरी। तो संशोधन कहां कराएंगे आप, सब कुछ वहीं से स्टार्ट करना है आपको, जो भी करना है रसायन के लिए, कहां से, कुटी के अंदर से ही, है ना। तो क्या करना है आपको, पेशेंट को अंदर एंटर कराना है कुटी में, उसके बाद उसको संशोधन औषध देनी है, देन संशोधन हो जाने के बाद रसायन शुरू कर देना है। बल आ जाने पर, जब बल वगैरह आ जाए, वो बोल रहा है ना आगे देखो कि कोई कष्ट ना रह जाए और पूर्ण बल हो जाए, तब रसायन का सेवन करना चाहिए। समझ में, दो तीन कंडीशन, मतलब उसी हिसाब से आपको पढ़ना होता है केवल। फिर उसके बाद क्या कह रहे, नेक्स्ट श्लोक में देखना, अब इसने बात की कि कुटी में पहले क्या कराना है, संशोधन औषध देनी है। तो संशोधन कराएंगे किससे, चैप्टर का नाम क्या था, अव्यय आम्ल की, तो ऑब्वियस है उन्हीं की बात होगी संशोधन में या रसायन में मेनली। तो संशोधन में देखो क्या कह रहा है, श्लोक नंबर 25, 26, 27, 28 में हरितकी की बात कर होगा, हेडिंग आई होगी संशोधन औषध। हेडिंग देख रहे हो आप,
संशोधन औषध, पहला ही द्रव्य देख रहे हो श्लोक में, पहला ही शब्द। और भी चीजें ऐड की हैं इसके साथ, खाली हरित की चूर्णी नहीं है, लेकिन मेन क्या है, हरित की चूर्णी है, क्योंकि मेन चैप्टर का नाम भी वही था, अभ्य आम्लकी, है ना। तो वही वो कह रहा है, हरित की चूर्णानी सैंधव आम्लके गुड़म वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषजम। रजनी देखो यहां किसके लिए आया है, रजनी रजनी द्वय हमेशा हरिद्रा या हरिद्रा द्वय के लिए आता है, एक्सेप्ट वल्ली पंचमूल। पेज के ऊपर लिखो वल्ली पंचमूल, पेज के ऊपर लिखो वल्ली पंचमूल, एरो डाल के लिख लो विसर्गम। वल्ली पंचमूल के लिए निमोनिक याद रखते हैं, क्या आता है वल्ली पंचमूल में, विसर्गम, विसर्गम। इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी लिखना चाह रहे हो, विसर्गम। वी से ऐसे नहीं बोल सकते आप, विदारी पूरा बोलो, विदारी है, विदारी कंद है, विदारी गंध है, क्या है पता ही नहीं। वी से क्या आएगा, आप लोग ये चीजें क्लियर रखा करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गड़बड़ करती हैं। वी से विदारी कंद, फिर सा से सारीवा, र से रजनी, ग से गुडूची, मां से मेष श्रृंगी। ये क्या हो गया, वल्ली पंचमूल। याद रहेगा, एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। विसर्गम में वी से विदारिकन, स से सारीवा, र से रजनी, ग से गुडूची, मां से मेषृंगी। अब ये जो विसर्गम आपने लिखा है यहां पर, इसमें र से रजनी आया है। अगर यहां रजनी से आप हरिद्रा ले लोगे, तो हरिद्रा का तो क्षूप होता है, पौधा होता है छोटा। हल्दी देखिए लगी हुई, हरिद्रा देखिए आपने, हल्दी देखिए लगी हुई, बहुत बड़े पेड़ पे लटक रही होती है ना, नहीं नहीं होती। कैसे लगती है हरिद्रा, छोटा सा पौधा है, जड़ होता है, नीचे कंद होता है, वैसी तो होती है, उसे कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अदरक देखते हो आप, हल्दी भी तो ऐसी सी दिखाई देती है, बस उसको बॉयल बॉयल करके सुखा के फिर उसका पाउडर बना लिया जाता है। हरिद्रा का जो है ना, तो छोटा सा पौधा देखते हो, तो फिर वल्ली तो हुई नहीं, है ना। तो यहाँ रजनी से क्या लेंगे फिर हम, मंजिष्ठा लेते हैं। इसलिए आपको कहा है रजनी कहीं भी आए तो हर जगह रजनी से आप हरिद्रा ले, लेकिन जब बात किसकी हो रही हो, वल्ली पंचमूल की, तो रजनी से क्या लेंगे, मंजिष्ठा लेंगे। यहां हरिद्रा नहीं ले सकते हम, सही है ना। आगे देखते हैं फिर उसके बाद। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि हरित की चूर्ण लिया आपने, सेंधा आंवला गुड़ मीठा वच वाय विडंग वगैरह, हरिद्रा पिपली सौंठ, ये सब सम मात्रा में, कितना लेना है इन सबको, सम मात्रा में लेंगे। इन सभी औषधियों का चूर्ण बनाकर स्नेहन स्वेदन करने के बाद रसायन से भी पुरुष को गर्म जल से खाने को दें। कितना देना है वो लिखा है यहां ब्रैकेट में, वैसे तो मेंशन नहीं है श्लोक में, बाय चांस पूछे तो आप भी एक तोला याद रख लेना, मेंशन नहीं है कि कितना देना है कितना नहीं। फिर उसके बाद इस श्लोक में पहली लाइन में जो आपने लास्ट वर्ड मार्क किया था, विश्व भेषजम, विश्व भेषज किसको कहते हैं, शुंठी को, पेज के ऊपर लिखना। बाल भेषज, बाल भेषज रसांजन, शिशु भेषज अतिविषा, शिशु भेषज अतिविषा, अक्षी भेषज लोध्र, अक्षी भेषज लोध्र, क्षेत्र भेषज, क्षेत्र भेषज काकदुंबर, काकदुंबर, क्षेत्र भेषज, महाभेषज आहार, महाभेषज आहार। लिख ली सभी, कोई रह तो नहीं गई। देखो फिर आगे क्या कह रहे, तो इन सब का सेवन करना है। उसके बाद आप सेकंड पैरा देख रहे होंगे, हिंदी की सेकंड लाइन देखना, उसमें क्या कह रहे हैं। कह रहा है तब हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि वाले व्यक्ति को 5 दिन तक, उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति को 7 दिन तक क्या कराना है, घृत से संस्कृत पुराने जौ की यवागु खाने को दें, अथवा जब तक क्या ना हो जाए, मल की शुद्धि ना हो जाए, तब तक यवागु का सेवन कराते रहें। तो यवागु के सेवन के लिए उन्होंने पहले तो वो हीन मध्यम और उत्तम के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि 3, 5 और 7 दिन। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जब तक पुराने मल की शुद्धि ना हो जाए तब तक।
फिर उसके बाद देखना क्या कह रहा है, श्लोक नंबर 31, 30, 31, 2, 3, 4 करके आया होगा हरितकी के गुण। कह रहा है हरितकी पंचरसा। अगर आपको याद हो, भाव प्रकाश में भी पढ़ा था कलम ने एक श्लोक। ऐसे ही चरक भी बोलते हैं हरितकी क्या है, 5 रस से युक्त है, पंचरसा और अलवणा। ऐसे ही देख रहे हो ना श्लोक में, उष्णा अलवणा। शिवाम, शिव शिव शब्द आता है कल्याणकारी के लिए, तो शिवाम यानी कल्याणकारी है। दोष अनुलोमिनी, दोषों के अनुलोमक है, कल भी बताया होगा शायद आपको शारंगधर ने। श्रेष्ठ अनुलोमक कहा है किसको, हरितकी को। पेज के ऊपर लिख लेना शारंगधर। पेन चलाया करो साथ साथ, आप लोग याद है या नहीं है, पेन साथ साथ चलना चाहिए आप लोगों का। आता जाता कुछ नहीं है आयुर्वेद में, आप लोगों को पता ही है। शारंगधर ने क्या कहा, हरितकी को श्रेष्ठ अनुलोमक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दोष अनुलोमनी लघ्वी विद्या दीपन पाचिनम। सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है, बॉक्स में डालना, वयस स्थापनी पराम। सेकेंड लाइन श्लोक की, वयस स्थापनी पराम यानी वय स्थापन करने में श्रेष्ठ। हरितकी जो है वयस स्थापनी पराम। और यहां पर तो आप पढ़ रहे हो वय स्थापनी पराम किसके लिए, हरितकी के लिए। जब आप चरक सूत्र 25 पढ़ेंगे, आग्रह द्रव्य, वहां पर वय स्थापन किसके लिए, आमलकी के लिए। पेज के ऊपर लिखो, चरक सूत्र 25 आग्रह द्रव्यों में, चरक सूत्र 25 आग्रह द्रव्यों में वय स्थापना नाम, एरो डाल के लिखना आमलकी, वय स्थापना नाम आमलकी। और यहीं पर ही लिखना चरक सूत्र 25 में, वहां हरितकी के लिए क्या कहा है, पथ्या नाम। हरितकी क्या है, एरो डाल के लिखना पथ्या नाम, हरितकी पथ्या नाम और आमलकी वय स्थापना नाम। और यहां पर वैसे स्थापनी पराम हरितकी के लिए। चरक चिकित्सा एक में जो बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड हाफ भी मार्क करना श्लोक का, सेकंड लाइन का सेकंड हाफ, सर्व रोग प्रशमनी, पूरी लाइन उठा के पूछेगा सेकंड हाफ तो, कि सर्व रोग प्रशमनी बल बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। तो सभी रोगों का शमन करने वाली, बल बुद्धि इंद्रिय इन सबको बल देने वाली कौन है, हरितकी। लास्ट लाइन देखना, हरितकी के लिए श्लोक की लास्ट लाइन, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है स्त्रोतो विबंधान विविधान। तो विभिन्न प्रकार के जो स्त्रोतों के विबंध हैं, प्रलेपम हृदय उरसो, अगर लेप जैसी प्रतीति होती हो कहां पर, हृदय या उरय प्रदेश में, स्मृति बुद्धि प्रमोह, बुद्धि या स्मृति का मोह हो गया यानी संज्ञा लोच जैसी कंडीशन होती है, तो जयत शीघ्रम, इन सबको जल्दी से ठीक कर देगी। कौन, हरितकी, जयत शीघ्रम। नेक्स्ट देखना, उसके बाद पेज के ऊपर लिखना है, अगले पेज पे जहां जगह मिले, एक ही जगह खिचड़ी नहीं पकाना, नेक्स्ट जगह लिख लेना, लिखो हरितकी आमलकी मध्य, हरितकी आमलकी मध्य, एरो डालना 5 रस तीनों में, 6 माइनस लवण, हरितकी आमलकी मध्य 5 रस, 6 माइनस अम्ल, तो सॉरी 6 माइनस लवण। नेक्स्ट लिखना क्षार और रसोन, नेक्स्ट लिखना क्षार रसोन 5 रस, 6 माइनस अम्ल, 6 माइनस अम्ल। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद, विमर्श देख रहे होंगे इसके बाद, इसी श्लोक के बाद जो 4-5 लाइनों का भी मार्क कर रहे थे जहां, वहां विमर्श का आप दूसरे पैरे में देखना, सेकंड पैरे में, सेकंड पैरे में भी तीसरी एक लाइन में देखना, कह रहे विजया रोहिणी पूतना च अमृता अभ्या जीवंती चेतकी च इति पथ्याया सप्त जात्या। तो ये 7 जाति कल आपको लिखवाई होंगी हरितकी की, तो वही 7 जाति बता रहा है भाव प्रकाश की, उन्हीं की आकृति बता रहा होगा, देखो सीक्वेंस में, अलाबु वृत्ता विजया, वृत्त जो है रोहिणी, पूतना जो है अस्थिमता और सूक्ष्म, अमृता जो है मासल, पंचरेखा जो है अभ्या, जीवंती जो है स्वर्ण वर्ण की, त्रिरेखा युक्त जो है वो चेतकी, सप्ताह नाम यम आकृति, ये 7 जाति की आकृति बताई, कल टेबल में लिखा है आप लोगों ने, बस यहाँ हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना यहाँ पे। पेज के ऊपर लिखना, ये तो 7 जाति होगी भाव प्रकाश की, पेज के ऊपर लिखना, लिखो कैदेव निघंटू, ये भी लिखवाया होगा कल, कैदेव निघंटू पेज के ऊपर यहां भी लिख लेंगे, कैदेव निघंटू हरित की 3 प्रकार की, कैदेव निघंटू हरित की 3 प्रकार की।
नीरजा, वनजा, गिरिजा। नीरजा, वनजा, गिरिजा। नीरजा, वनजा, गिरिजा, कौन सी श्रेष्ठ? गिरिजा। नेक्स्ट पैरा देखना आप विमर्श का, अगले पैरे में। अगले पैरे में देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पैरे में, वही विमर्श में अगले पैरे में कह रहा होगा, देखो सेकंड लाइन में एक और श्लोक आया होगा, भाव प्रकाश का कल लिखा भी था, चर्विता वर्ध्यते अग्नि, चबाकर खाएंगे तो हरित की क्या करेगी? अग्नि बढ़ाएगी। और पेशिता मल शोधिनी, पेशिता मतलब पिष्टि रूप में सेवन करेंगे तो मल का शोधन करने वाली है। स्विन्ना, स्विन करके स्टीम करके सेवन करेंगे तो संग्राहिनी। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, पथ्या भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष, भून कर खाएंगे तो त्रिदोष शामक है। नेक्स्ट देखना लास्ट लाइन श्लोक की, तो उसकी विमर्श की लास्ट लाइन में एक और श्लोक आया होगा, स्तोकम स्तोकम। स्तोकम शब्द का मतलब अल्प, थोड़ा। तो स्तोकम स्तोकम विबद्धम व सशूलम यो अति सार्यते, कह रहे ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि मल जो है थोड़ा थोड़ा निकलता हो, विरेचन। जैसे किसी को अगर अतिसार है तो अतिसार में भी अगर मल ढंग से निकल रहा है तो अच्छा ही तो है। क्यों अच्छा? हम लोग, हमारी चिकित्सा यही है, जब भी हम आप चरक में जब पढ़ेंगे तो चरक में मल को रोकना नहीं है। स्टार्टिंग में अतिसार में संग्राही औषध निषेध होती है ना। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब किसी को अतिसार हुआ है तो मल जो है पहले निकलने दो, जो अशुद्ध मल निकल रहा है, तो कोष्ठ का शोधन हो रहा है तो अच्छा ही है ना। जो शोधन हो जा रहा है कोष्ठ का वो अच्छा, जैसे रक्तपित्त में पढ़ते हो आप, पढ़ोगे ना आप नेक्स्ट 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 चैप्टर जब आप पढ़ोगे रक्तपित्त वाला चौथा चैप्टर जो चिकित्सा में, उसमें भी ऐसा ही कहा गया है, जब ब्लीडिंग हो रही है तो स्टार्टिंग में संग्राही औषध नहीं देनी है, अशुद्ध रक्त को निकलने देना है ना। हाँ, बस कंडीशन क्या देखना है आपको, ऐसा नहीं कि अतिसार है किसी को और आप एक हफ्ता मल निकलने दो। आपको कंडीशन देखनी है कि रोगी का बल कैसा है। अगर रोगी पहले ही बहुत लीन है, बहुत कृश है, तब आपको उस हिसाब से एक दो दिन बाद आप फिर मल को रोकें या जैसा भी करें, आप वहां स्तंभन औषधि दें, वो युक्ति होती है अपनी अपनी, है ना, अपने हिसाब से। आचार्यों ने तो आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए कि अतिसार हो या रक्तपित्त हो, स्टार्टिंग में आप क्या ना होने करें, उसको रोकने की कोशिश ना करें, अशुद्ध रक्त को निकलने दें। अब मान लो किसी का एचबी 6 ग्राम है और आप उसको ये सोचो रक्तपित्त हो गया, और आप ये सोचो नहीं पहले एक दो दिन रक्त निकलने दो, तो आदमी निकल जाएगा बेचारा, है ना। 6 ग्राम तो पहले ही समझो वो बीटी के पास पहुंच रहे। 6 ग्राम से लो हो जाता है ना, तो बीटी वाली कंडीशन में होता है पहले ही वो, मतलब किसी का पहले ही ब्लड इतना वो कम है, एचबी इतना कम है, तो उसका थोड़ी ना आप ऐसा करोगे कि आप रक्तपित्त में रक्त। आचार्यों ने जो कहा है वो सब कंडीशनली कहा है, कंडीशन आपको, युक्ति आपको लगानी है आगे, है ना। उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवी हैं तो लगाएंगे बुद्धि, भगवान ने दी है बुद्धि, तो शास्त्रों में तो अपनी बुद्धि के हिसाब से आप पुरुषों ने लिख दिया है, आपको कैसे प्रयोग करना है वो आपके हाथ में है ना। तो वैसे ही यहां भी क्या कह रहा है, देखो कह रहा है स्तोकम स्तोकम, जिसमें थोड़ा थोड़ा, विबद्धम व सशूलम। विबद्ध मतलब कॉन्स्टिपेटेड मल एक तरह से लगाओ आप, डिफिकल्टी के साथ अतिसार होता हो, कह रहा है अभ्या पिपली कल के सुकोष्ण स्तंभ विरेचित, कह रहा है उसको सुखपूर्वक क्या करा देना चाहिए, विरेचन करा देना चाहिए अभ्य पिपली के कल्क वगैरह को देकर। तो यानी उल्टा, और अतिसार में क्या कर रहा है वो, विरेचक औषधि दे रहा है। कैसी कंडीशन में, जिसमें मल निकल ही ना रहा हो ढंग से, तो पहले क्या करें, फिर कोष्ठ का शोधन ही करें आप। जब मल निकल ही रहा है थोड़ा थोड़ा तो बेकार मल को निकलने ही दे, फिर निकालें, है ना। सेम बात आगे आपको चरक में भी मिलेगी कही हुई। पहले आप देखना श्लोक नंबर 35 देखना, कि हरितकी भी सबको नहीं देनी है, किसको देनी है किसको नहीं। देखो हरितकी के लिए क्या कह रहे हैं, हरितकी सेवन के अयोग्य, तो अयोग्य कौन है, कह रहे अजीर्णिनो, जिसको अजीर्ण हो रखा हो, रुक्ष भुज, रुक्ष भोजन हो रखा हो करता हो, जो स्त्री मध्य विषकर्षिता, जो तो स्त्री मध्य सेवन या विष सेवन के कारण कृष वगैरह हुआ हो, सेवे न अभ्यामेते, ऐसे में अभ्या नहीं देनी है ऐसे व्यक्ति को। और साथ में जिसको, जो व्यक्ति क्षु तृष्णा और उष्णता से पीड़ित हो, उष्ण अर्धिताश चाहिए, तो क्षु मतलब क्षुधा यानी भूख, तृष्णा और उष्णता इन सब से पीड़ित है, तो उसमें किसका प्रयोग नहीं कराना, हरितकी का। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद विमर्श में, विमर्श में कुछ भाव प्रकाश भी बता रहा होगा कि किसमें हरितकी वगैरह का सेवन ना कराएं। तो कह रहा है कि अध्व, पहली लाइन में देखना श्लोक में, विमर्श में कह रहा है अध्व अति खिन्नो, तो जो पैदल चलने से ज्यादा ही खिन्न हुआ हो, खिन्न मतलब दुखी हुआ हो, खेद हो रखा हो, जिसको बहुत पैदल चल के थका हुआ हो, परेशान हो रखा हो, ऐसा व्यक्ति
बल वर्जितश्च, बल रहा नहीं शरीर में, रुक्ष हो, कृश हो, लंघन से कृश हुआ हो, पित्त अधिक हो, पित्त बहुत बड़ा हो पहले ही, गर्भवती गर्भवती स्त्री हो, विमुक्त रक्त तो अभ्याम न खादेत। विमुक्त रक्त मतलब जिसका भी रक्त निकाला गया हो, रक्त मोक्षण हुआ हो या जलोका करवाया हो या जो भी ऐसा कर्म करवाया हो जिसने, ऐसे सब में क्या नहीं करना है, तो अभ्याम न खादेत, इन सबको हरितकी का सेवन नहीं कराना है। ये भाव प्रकाश क्या है, ब्रैकेट में भाव प्रकाश लिख लेना। ये जो कंडीशन है ये सब किसके द्वारा बताई गई है, भाव प्रकाश के द्वारा। फिर और भी कह रहा होगा, एक और श्लोक आया होगा वहां पे कि तृष्णाया, जिसको तृष्णा हो, मुख शोष हो, हनुस्तंभ हो, मल ग्रह हो, नव ज्वर हो, क्षीण हो, गर्भिणी हो, न प्रशस्यते, उनमें भी प्रशस्त नहीं है, ब्रैकेट में धन्वंतरी निघंटु लिख लेना, धन्वंतरी निघंटु। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद श्लोक आया होगा आंवले के गुण कर्म। आंवले के गुण कर्म में कह रहे हरितकी में जो गुण कर्म होते हैं वे सभी आंवले में भी होते हैं, यानी हरितकी और आंवला दोनों सिमिलर गुण कर्मों में, बस क्या डिफरेंस है, श्लोक का लास्ट वर्ड देखना, वीर्यस्तु तु विप्रे। वीर्य क्या है दोनों का, हरितकी क्या है, उष्ण। अगर एक शब्द में आप कहेंगे तो हरितकी को क्या कहेंगे आप, उष्ण कहेंगे, और आंवला क्या है, शीत वीर्य है ना। तो वीर्यस्तु तु विप्रे, वीर्य क्या होगा, विपरीत होगा, बाकी सब गुण सेम है। हमने पढ़ा ना हरितकी आंवला की मध्य 5 रस, अभी तो पढ़ गया है, रस वगैरह भी सेम है उनमें, 5 रस ही तो है, कौन सा नहीं है, लवण नहीं है, बस उनमें दोनों में चेंज क्या है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, इतना डिफरेंस है। फिर देखना उसके बाद क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 37 आया होगा, पहला ही शब्द देखना, अतश्च अमृत कल्पानी। मिला पहला शब्द, अतश्च अमृत कल्पानी, बॉक्स में डालेंगे, इतना ही वर्ड रख के पूछेगा अतश्च अमृत कल्पानी किसके लिए कहा गया है, तो यहां पर किसके लिए कहा गया है, हेडिंग देख रहे हो आप, हरितकी और आमलक विषय को उपसंहार, तो हरितकी और आमलकी का जो चल रहा है यहाँ पर प्रकरण, उन दोनों के बारे में क्या कहा गया, अतश्च अमृत कल्पानी, अमृत कल्प के यानी अमृत के समान है। और लास्ट सेकंड हाफ में देखना क्या कह रहे हैं, हरितकी नाम शस्यानी भीषक आम्लकस्य च, ये सेकंड हाफ रख के पूछा गया था और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें शस्यानी का मतलब क्या है, तो शस्यानी का मतलब बीज रहित। शस्यानी का मतलब क्या है, हिंदी में दे रहा होगा, आंवले के बीज रहित वगैरह फल का प्रयोग इन कर्मों के अनुसार अमृत के तुल्य होता है। नेक्स्ट देखना उसके बाद श्लोक नंबर 38, 9, 40 कर क्या होगा, हिमालय उत्पन्न औषधि श्रेष्ठ करके हेडिंग देख रहे होंगे, श्लोक में पहली लाइन में बोल भी रहा है, चाहे श्लोक में मार्क करें या हेडिंग मार्क करेंगे जैसे भी, कि औषधि नाम परा भूमिर हिमवान शैलस्तमा, तो जितने भी पर्वतों से आपको औषधियां ग्रहण करनी उन सब में श्रेष्ठ क्या है, हिमालय। तो हिमालय पर्वत से औषधि को ग्रहण किया जाता है। शारंगर ने क्या कहा है, आप वहीं लिखना, शारंगर लिखो, सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से, शारंगर क्या कहते हैं, सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से, आग्नेय औषधियां विंध्या पर्वत से, आग्नेय औषधियां विंध्या पर्वत से, तो दोनों डिफरेंट है, सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से, आग्नेय औषधियां विंध्या पर्वत से। नेक्स्ट एक बड़ा सा श्लोक देख रहे होंगे आप, श्लोक नंबर 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 57 तक एक बड़ा सा श्लोक आया होगा, हेडिंग आई होगी प्रथम ब्रह्म रसायन। मिला, मिला सभी को, प्रथम ब्रह्म रसायन। मार्क मार्क क्या करना, आप साइड में लिखना, प्रथम ब्रह्म रसायन के लिखो, हरितकी 1000, आंवला 3000। प्रथम ब्रह्म रसायन में हरितकी कितनी, 1000 और आंवला 3000। फिर उसके बाद आप इसमें श्लोक का पहला शब्द भी मार्क करना, पंचानाम पंचमूला नाम। मिला, तो पंचमूल, 5 पंचमूल पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उन 5 पंचमूल का सर्वप्रथम वर्णन, शाब्दिक वर्णन तो कहां देख रहे हो आप, चरक में, और वैसे वर्णन सुश्रुत में। पेज के ऊपर लिखना, पंचमूल शाब्दिक वर्णन सर्वप्रथम चरक, अदरवाइज वर्णन सुश्रुत।
तो सुश्रुत में लिखो भी कौन से हैं 5 पंचमूल? बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, बृहत, लघु, वल्ली, कंटक, तृण पंचमूल। बृहत, लघु, वल्ली, कंटक, तृण पंचमूल। वहीं लिखना अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, बृहद, लघु, मध्यम, जीवनीय, तृण पंचमूल। बृहद, लघु, मध्यम, जीवनीय, तृण पंचमूल। नेक्स्ट लिखना अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह, सप्त पंचमूल, 7 मूल, 5 मूल बताए उन्होंने। तो सप्त पंचमूल में क्या आ जाएगा अष्टांग संग्रह में? सब मिक्स कर दो, टोटल जो 2 डिफरेंट माने टोटल 7 हो जाएंगे। मतलब बृहत लघु तो कॉमन ही है, बृहत, लघु, वल्ली, कंटक, मध्यम, जीवनीय और तृण। बृहत, लघु, वल्ली, कंटक, मध्यम, जीवनी और तृण पंचम, मतलब सब कुछ मान लिया है। जो सुश्रुत और उसने डिफरेंट माने हैं 2-2, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल सप्त पंचमूल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। उसके बाद देखना आप जो प्रथम ब्रह्म रसायन का पहला पैरा है हिंदी का, उसके बाद सेकंड पैरे में देखना कह रहे हैं इन 5 पंचमूल के 10-10 भाग लेकर सभी औषधियों को 10 गुना जल में क्वाथ करें। यानी 5 पंचमूल हैं, उनको कितना लिया है? 10-10 भाग, यानी प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य 2-2 भाग हो गया। 5 द्रव्य हैं तो 10-10 भाग हो गए। तो उन्होंने कहा 10-10 भाग लेकर 10 गुना जल में उन्हें क्वाथ करें और दशमांशी शेष रख लेना है। तो सब 10 ही याद रखना है बस इसमें आपने, प्रथम ब्रह्म रसायन में। कैसे याद रखना है? 5 पंचमूल जो हैं 10-10 भाग लेने हैं, 10 गुना जल में पकाने हैं, दशमांश शेष रखना है। तो ये प्रथम ब्रह्म रसायन में। उसके बाद देखो कह रहे कि छान कर एक पात्र में रख लिया जाए, उपयुक्त 1000 हरित की और 3000 आंवलों को अलग कर गुठली निकालकर महीन कपड़े वगैरह से मलकर छान के वो जो उनका रेशा मतलब पिष्टी वगैरह सी बनेगी उसको अलग कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरे में देखना कह रहा है मिश्री 1100 पल छोड़ें। मिश्री, शर्करा कुछ भी पूछे आपसे, नेक्स्ट पैरे में देखना कितना 1100 पल। इसको श्लोक में भी मार करना, क्योंकि फिर आप लोग कहते हो कि नहीं वहां 1000 पल दिया है। जरा श्लोक में देखोगे आप, श्लोक में नीचे से 8वीं लाइन में देखना, 8th लाइन में नीचे से, श्लोक में नीचे से 8th लाइन में मिला सीता पला सहस्त्रम च चूर्णितम। तो सहस्त्रम मतलब 1000, तो हमने हिंदी में क्या मार्क किया? 1100। क्यों मार्क किया? क्योंकि आगे श्लोक में तुलाया अधिकम भी कहा है कि 1000 पल तो है ही है, साथ में तुला अधिक। तो तुला एक तुला इज इक्वल टू 100 पल, 100 पल की 1 तुला। तो 1000 पल पहले कह रहे हैं, 1 तुला और ऐड कर देंगे, तो यानी 100 पल और ऐड कर दिया, तो 1000 और 100 पल कितने हो जाएंगे? 1100 पल। बात समझ में आई? फिर वो बाद में कहीं लेके आते हैं कि ऐसा है वैसा हो, कहीं बेवकूफ जो है उनको समझ में भी नहीं आता, पेपर बनाते समय कुछ गधे पेपर बनाते हैं, उनके दिमाग में भी नहीं आता है। श्लोक में देख के तो बना लेते हैं कि हाँ सीता सहस्त्र पल है, तो सहस्त्र पल नहीं है वहां पर, आल्सो तुलाधिक भी है प्लस में। तो तुलाधिक है तो 100 पल। आचार्य ऐसे ही घुमा फिरा कर ही बात करते होते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते हैं। वो आचार्य भी तो वो चाहेंगे ना कि पात्रों जो सही जिसमें अकल हो ग्रहण करने की वो ग्रहण करे, सीधी बात नहीं करते। जैसे आपको बताया कितनी बार, आप वो पढ़ना सुश्रुत में, जैसे सपोज पांडु के भेद हैं, है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना चरक में पांडु कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, सुश्रुत में 4 प्रकार का, हारित में 8 प्रकार का, ऐसा पढ़ते हो आप, है ना। अब सुश्रुत ने कहीं चतुर्विद कहा ही नहीं है, सुश्रुत ने क्या कहा है? अष्ट अर्ध, 8 का आधा, है ना। तो वो आचार्यों की आदत है, ये लगा मस्ती लेने की शायद ये वो, कि देखें पात्रों को शिष्यों को समझ भी आता है कि नहीं। जब एक्चुअली पता है क्या होता है, हर चीज किसी ने गेन की होती है ना, तो इतनी आसानी से देने का मन नहीं करता है। तो आचार्यों को भी तो लगता है ना सही पात्र हो, ग्रहण करने योग्य हो तो उसको मिले ना। तो आपको समझना चाहिए, इतनी बुद्धि तो आयुर्वेद में होनी चाहिए। इतना तो यूजी वाले टीचर्स ने आपको खूब पढ़ाया है, दिन रात मेहनत की है आप पे, तो इतना तो आता ही है आपको, इतना तो पता ही है आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं, सब चीजें तो समझ में आती हैं। लोग ये वो सब है ना, अर्थ सा अर्थ, तो इतना रहना भी चाहिए। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद एक और चीज मार्क करना है इसी श्लोक में ही, नीचे से 4th लाइन में देखना, 4थी लाइन में कह रहा है वेखानसा
बाल खिल्यास तथा च अन्य तपोधना रसायनम इदम प्राश्य। तो हमें ये याद व्याद नहीं करना है, आपको जस्ट वेखानस आदि याद रखना है कि वेखानस आदि जो ऋषि हैं, बाल खिल्य वेखानस वगैरह, उनके द्वारा इस रसायन को बनाकर सेवन किया गया था। तो आपको तो बस एक स्टार्टिंग पकड़ लेनी है, वेखानस आदि, जहां शब्द मिले समझ जाना किसकी बात हो रही है। प्रथम ब्रह्म रसायन की लाइन रख के पूछेगा किस रसायन के संदर्भ में बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में बात हो रही, बाकी और कुछ याद नहीं करना है। फिर उसके बाद देखना श्लोक, एक श्लोक की लाइन लिखना पेज के ऊपर, पेज के ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखना श्लोक की, लिखो कृच्छम व बहता, कृच्छम व बहता, बहना मतलब बहता, कृच्छम व बहता दद्याद, दद्याद अभ्यासम प्रवर्तिनी। लिखा कृच्छम व बहता दद्याद अभ्यासम प्रवर्तिनी, मतलब ब्रैकेट में लिखना चरक चिकित्सा 19 अतिसार, चरक चिकित्सा 19 चैप्टर का नाम अतिसार। तो चरक चिकित्सा 19 अतिसार में ऐसा कहा गया है कि जहां कठिनाई से बहता, मतलब अतिसार जो में मल जो है कठिनाई से निकलता हो, तो वहां पर उल्टा क्या देना है, अभ्या देनी है, हरित देनी है, और अच्छे से निकाल देना है मल को, है ना। तो अभ्या संप्रवर्तनी, तो अभ्या देकर उसका प्रवर्तन कराना है, मतलब बाहर निकलवाना है उसको जहां कठिनाई से बहता हो। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 58, द्वितीय ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन में साइड में लिखना 1000 आमले, हरित की नहीं है इसमें, केवल 1000 आमले। हिंदी में ही मार्क कर लेना, आप देखना वहीं दिया होगा स्टार्टिंग में पहली लाइन में, श्रेष्ठ आमले 1000 लेकर पिष्ट स्वेदन यंत्र विधि से। आमले हमेशा ही क्या किए जाते हैं, स्वीन स्वेदन ऐसे ही शब्द मिलेंगे, क्वात नहीं किया जाता आमले का, ना काढ़ा नहीं बनाया जाता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, वही पिष्ट स्वेदन यंत्र विधि से उसको बनाने की बात की गई, पिष्टि वगैरह उसकी। फिर उसके बाद इसी द्वितीय ब्रह्म रसायन में ही पहले पैरे में ही लास्ट लाइन देखना, 2 लाइनें लास्ट की, कुछ भस्म दी होंगी, जैसे स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म, उत्तम लोह भस्म या लोह का चूर्ण, इन पांचों का चूर्ण, सभी चूर्ण के अष्टमांश मिलाकर सुरक्षित रख लें। मिला? तो बस आपसे लाइन रख के पूछेगा, अगर आप श्लोक की सेकंड लास्ट लाइन देखोगे तो उसमें दिया होगा कि कनक रजत ताम्र प्रवाल काल अयस चूर्ण अष्ट भाग संयुक्तम किस योग में कहा गया है, या हिंदी में रख के पूछेगा इन सब की भस्म जो है किस योग में मिलाने की बात की गई है, तो किसमें, द्वितीय ब्रह्म रसायन में। और बात भस्म की हो रही है तो पेज के ऊपर लिखना, लिखो धातु भस्म निर्माण विधि सर्वप्रथम। यहां तो शब्द आया ना भस्म, केवल निर्माण विधि कहां दी है, पेज के ऊपर लिखना धातु भस्म निर्माण विधि सर्वप्रथम, अष्टांग संग्रह है, धातु भस्म निर्माण विधि सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह है। हो गया? नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 59, 60, 61, ब्रह्म रसायन से लाभ, ब्रह्म रसायन से लाभ क्या है, थर्ड लाइन में देखना, तीसरी लाइन में कह रहा है धरणी धर सारश्च वायुना सम विक्रम, लास्ट लाइन में फर्स्ट हाफ में मिला, धरणी धर सारश्च और वायुना सम विक्रम, तो धरणी मतलब पृथ्वी के समान, मतलब जैसे पृथ्वी क्या है, सब चीजों को धारण किए, मनुष्य वनस्पति पशु पक्षी सबको धारण किए हुए, अच्छा बुरा गंध सब कुछ धारण किए हुए है ना। तो वैसे ही मनुष्य भी कैसा हो जाएगा, उसके समान ही हर सुख दुख को सहन करने वाला, मतलब धरणीधर सारश्च वायु ना सम विक्रम, तो वायु के समान पराक्रमी। तो वायु आप जानते हो, हवा तेज चले तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ उखाड़ गिरे, पेड़ पूड़ क्या सब कुछ, है ना। तूफान आता तो देखते हो आप लोग, बड़ी से बड़ी चीज नष्ट हो जाती है, तो वही उसके समान पराक्रमी बना देगा कौन, ब्रह्म रसायन जो है, प्रथम या द्वितीय नहीं, सीधा ब्रह्म रसायन की बात करनी है। ब्रह्म रसायन से लाभ क्या, धरणी धर सारस वायुना सम विक्रम, दो शब्द याद रखने हैं केवल। आगे चलते हैं फिर,
एक श्लोक देख रहे होंगे आप बड़ा सा 62 3 4 5 6 7 8 9 करके च्यवनप्राश की बात कर रहा होगा। कल हमने वैसे पूरी बात कर ली थी च्यवनप्राश के बारे में कॉपी में भी, यहां भी देख लेंगे क्या बात करनी है च्यवनप्राश के बारे में। आप चौथी लाइन देखना श्लोक की, चौथी लाइन क्या पांचवी लाइन देखना मेनली। तो ज्ञातवा गत रस शब्द आया होगा, देखो जरा ढूंढो, मिला? कल बात की थी इसकी, की थी गत रस और जात रस। पेज के ऊपर लिखो दो शब्द, लिखो गत रस एरो डाल के लिखना अवलेह कल्पना, जात रस एरो डाल के लिखना संधान कल्पना। गत रस किसके लिए आता है? अवलेह, या क्वाथ भी कह सकते हो आप, वो भी गलत नहीं होगा, जैसा ऑप्शन मिले आपको। गत रस जो है अवलेह कल्पना, वो अवलेह बनता ही काढ़े से, गाढ़ा करके, घन करके। तो जैसे भी कहीं आप चाहे क्वाथ कल्पना ऑप्शन में मिले गत रस के लिए, और जात रस संधान कल्पना, जात रस संधान कल्पना में कल बात की थी ना। जब गतरस का है यहां पर जो शब्द, तो इससे मतलब चरक का ये है कि आप तब तक काढ़ा बनाएं जब तक औषधियों का रस जो है काढ़े में ना चला गया हो, तब तक आप उसको काढ़ा करते रहे, बनाते रहे और उसको घन करते रहे, काढ़े को पकाते रहे। तो चक्रपाणी ने टीका करते हुए कहा कि ऐसे तो लोगों को आइडिया नहीं होगा कि कब तक करना है कब तक नहीं, इतनी बुद्धि तो वैसे ही नहीं किसी में। तो उन्होंने फिर एक डेफिनेट दे दिया कि गतरस से आप क्या समझे? चतुर्थांश, मतलब कितना शेष रखना है? 1/4, जितना भी आपने टोटल कंटेंट लिया। टोटल कंटेंट के लिए आप लिखना चरक में 37 द्रव्य, च्यवनप्राश में कितने? 37, 37 द्रव्य, 36 क्वाथ द्रव्य प्लस आंवला। आंवले कितने? 500, 36 क्वाथ द्रव्य प्लस आंवला, आंवले कितने? 500। शारंगधर में 39, च्यवनप्राश में वहीं ऊपर लिखना शारंगधर में टोटल 39 द्रव्य, 38 प्लस आंवला, 38 क्या हो जाएंगे? क्वाथ द्रव्य प्लस 500 आंवले। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखना, लिखो चरक ने आंवला पिष्टी को, चरक ने आंवला पिष्टी को 6 पल गोघृत तिल तेल में भूनने का निर्देश। 6 पल गोघृत और तिल तेल, गोघृत और तिल तेल में भूनने का निर्देश, 6 पल दोनों में। शारंगधर ने केवल 7 पल गोघृत में, शारंगधर ने केवल 7 पल गोघृत में। एक और पॉइंट है जो मेनली हमें याद रखना होता है, अष्टवर्ग के द्रव्य। चरक ने 5, शारंगधर ने 7, लिख लेंगे। चरक अष्टवर्ग के 5 द्रव्य डाले गए हैं च्यवनप्राश में। चरक अष्टवर्ग के 5 द्रव्य, 8 माइनस महामेधा क्षीरकाकोली वृद्धि, 8 माइनस क्षीरकाकोली महामेधा वृद्धि। और अगर बात करें हम शारंगधर की, तो 8 माइनस वृद्धि, उन्होंने 7 माने, 8 माइनस वृद्धि। हिंदी का सेकंड पैरा देखना च्यवनप्राश का, हिंदी का सेकंड पैरा, सेकंड लाइन में देखना, कह रहा है 6 पल गोघृत और 6 पल तिल तेल में अच्छी प्रकार भून दे, यानी भूनने का निर्देश किया गया, वही जो लिखा है आपने। जब आंवले का वर्ण कह रहा है कुछ लालिमा युक्त हो जाए तो उतार लें, पूर्व छने हुए क्वाथ में 50 पल खांड डालकर चाशनी बना लें, उस चाशनी को भुने हुए आंवले में मिलाकर पुनः आग पर चढ़ा दें, मंद मंद आंच पर पकाएं। जब अवलेह के समान हो जाए तो आग से उतारकर शीतल हो जाने पर क्या डालना है? प्रक्षेप। कब डालना है? शीतल हो जाने पर। मतलब हमने एक साइड तो हम क्या करते हैं, 36 द्रव्य लेते हैं जिनका हमने क्या बनाना है? काढ़ा बनाना है। उनमें तो हमने काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। उसी के साथ क्या करते हैं, हमने 500 आंवले लिए, उनकी अलग अलग पोटलियां बना लेते हैं।
देखे ना च्यवनप्राश बनते हुए, अलग अलग पोटलियां बना के उसी काढ़े वाले उसी में लटका देते हैं चारों तरफ। जितने वो काढ़ा पक के तैयार होगा, इतने में वो भी अपना स्टीम होते रहेंगे। जैसे मोमोज देखे होंगे ना स्टीम होते, ऐसे ही वो लटका देने हैं चारों तरफ। आंवले भी उधर से वो स्टीम होंगे, स्टीम होके वो नम हो जाएंगे, उनमें से गुठली निकाल लेनी है। आंवले के अंदर एक जाल जैसी संरचना भी होती है, अगर वो नहीं निकालेंगे ना च्यवनप्राश खाया नहीं जाएगा, निगल ही नहीं पाओगे उसको। तो उसका वो रेशा भी बाहर निकालना पड़ता है। गुद्दे के अंदर एक रेशे जैसी संरचना होती है, आप बाहर से ही देखना, आपको आंवला ऐसे ही दिखाई देगा, अंदर वो संरचना सी दिखाई देती है ना, लाइनिंग लाइनिंग सी। तो उसको घिसना पड़ता है, इसलिए आपने देखा होगा छलनी टाइप होती है, जाली टाइप, जैसे ये अलमीरा होती है ना लोहे की, अंदर वो जाली लगाते हैं मच्छर वच्छर ना आ जाए, वो लेके उसके ऊपर घिसना शुरू कर देते हैं वैसे ही। चाहे सेम वही लेते हैं कई बार तो, या कुछ स्पेशल बनवाया हो जैसा भी जो भी, तो उसके ऊपर घिसते हैं उसको। गुठली अलग कर ली, उसके ऊपर घिस के उसमें से जाल अलग निकाल लेते, तो बिल्कुल वो गारे जैसी, जैसा गारा होता है ना, कीचड़ होता है, वैसे वाली पिस्टी निकल के आती है। एक तो स्विन होने के कारण वैसे ही थोड़ा सा रंग चेंज हो जाता है, आप लोहे के साथ वो घिसते हो वो काला हो जाता है एकदम, तो वो ऐसी पिस्टी बन जाती है पूरी। और उस पिस्टी को क्या करेंगे हम उठा के, भूनेंगे पहले तो, गोघृत और तिल तेल में अच्छे से भून लेते हैं और काली कर लेते हैं लगभग जैसा च्यवनप्राश का रंग होता है। उधर आपने क्या किया था, काढ़ा बनाया हुआ था, काढ़े को छान लेंगे, सॉलिड बाहर फेंक देंगे, लिक्विड में क्या करेंगे, भुनी हुई पिष्टी मिला देते हैं। इधर तीसरा आपने 50 पल खांड वगैरह बनाकर जो चाशनी तैयार की है उसको ऐड कर देते हैं, सभी को एक साथ हिलाते हैं, चलाते रहेंगे जब तक आपको अवलेह पाक परीक्षा के लक्षण ना मिल जाएं। पढ़ते हो ना, देखते हो ना, आपकी कड़छी से लग रहा है नहीं लग रहा है, कैसा हो कैसा नहीं, तो जैसे ही आपको अवलेह के लक्षण मिले तो आप उसको अग्नि से उतार के रख लेते हो, ठंडा होने देते हो। जब वो ठंडा हो जाए देन उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं, है ना। तो देखो प्रक्षेप द्रव्य में क्या कह रहा है अब यहाँ पर, सबसे पहले मधु। मधु वैसे ही गर्म में नहीं डालते, है ना, गर्म के साथ तो मधु यूज ही नहीं करते ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है 6 पल मधु मिला दें, 4 पल वंशलोचन, उसके बाद 2 पल पिपली, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, नाग केसर मिलित मिश्रित, मतलब ये चारों चीजें क्या है, ये एला त्वक पत्र, ये जो 3 चीजें हैं इनको क्या कहेंगे, त्रिजातक प्लस नाग केसर, चतुर्जातक। त्रिजातक प्लस नाग केसर दैट इज चतुर्जातक। मिश्रित कितना डालना है, 1 पल। चतुर्जातक कितना लेना है, 1 पल। मधु कितना लेना है, यानी टोटल प्रक्षेप कितना डालना है, जरा काउंट करके बताओ। टोटल प्रक्षेप कितना है, आधे 16 कह रहे हैं, आधे 13 कह रहे हैं। मृदुल कितना, 13 पल। वो बोल तो रहा है मिश्रित, चतुर्जातक मिश्रित 1 पल डालना है, मतलब कलेक्टिवली चारों चीजों को एक साथ मिलाकर टोटल 1 पल लेना है। आप उनको अलग अलग 1 पल ना कर दो, इसीलिए पूछा मैंने टोटल, मुझे पता था गड़बड़ कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। आपको क्या करना है, 6 पल मधु लिया, 4 पल वंशलोचन, 6 4 10, 2 पल लिया आपने पिपली, 10 और 2 12, और 1 पल लिया आपने चतुर्जातक, ऐसे याद रखना है। 12 और 1 13, वो पूछेगा नहीं 13 पल ही, तो मैंने जान के पूछा क्योंकि मुझे पता था कंफ्यूजन में रहोगे आप। चतुर्जातक टोटल कितना, 1 पल, है ना। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, विमर्श देखना। वैसे तो विमर्श की बात हमने कर ही लिया, बट फिर भी देख लेना आप विमर्श में, सेकेंड लाइन में शारंगधर संहिता में अष्टमांश क्वात को शेष रखने का आदेश। अब देखो आपके पास 3 चीजें हो गई, चरक ने कुछ शेष रखने को नहीं कहा है, चरक ने क्या कहा है, काढ़े के लिए क्या कहा है, गतरस। चक्रपाणी ने टीका करते हुए क्या कहा है, चतुर्थांश। शारंगधर ने क्या कहा है, अष्टमांश। 3 चीज हो गई आपके पास च्यवनप्राश के लिए ही, कितना कितना शेष रखना है ना। 3 मत आपको अलग अलग याद रखने हैं, चरक ओनली, गतरस कुछ नहीं बताया उन्होंने कितना शेष कितना नहीं। चक्रपाणी ने टीका करते हुए चतुर्थांश, शारंगधर ने अष्टमांश। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, वही कंटिन्यूएशन में फिर बोल रहा होगा कि शारंगधर में क्षीर काकोली और महामेधा ये 2 द्रव्य अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अष्टवर्ग के 7 द्रव्य है, वहां पर कौन सा नहीं है, वृद्धि नहीं है केवल। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, यमक में ना भूनकर केवल 7 पल गोघृत में भूनने को लिखा है। प्रक्षेप में चतुर्जातक को देखो कितना, 3-3 शाण लेने को कहा है, यानी अलग अलग 3-3 शाण चतुर्जातक में। टोटल 3 शाण की बात नहीं की इसने, क्या कहा, 3-3 शाण लेने को कहा है। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैरे में, चक्रपाणी ने गत रस का तात्पर्य चतुर्थांश शेष माना है, वाग्भट ने भी इसी का समर्थन किया है।
श्लोक नंबर 70, 71, 2, 3, 4 करके आया होगा। और यहां से देखो क्वेश्चन भी पूछा गया, पहला ही देखो। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, अभी रिसेंटली आया था एक, ये छोड़ के उससे पिछले कोविड था ना पीछे, तो उसके चक्कर में पूछा गया था कि कोविड के मेन सिम्टम में कौन सा रसायन देंगे। तो मेन सिम्टम क्या थे कोविड के? श्वास कास, खांसी नहीं थी सबको, कोई खांस देता तो सब भाग जाते थे। ऐसा ही था ना कोविड के टाइम पे। तो आप श्लोक का पहला ही वर्ड देखो जरा। ये ब्रह्म ब्रूम रसायन में तो हम धरणीधर सार और वायु न सम विक्रम ऐसे ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं, लेकिन च्यवनप्राश के लिए सीधा ही क्या है, वो रेस्पिरेटरी पे काम कर रहा है सीधा डायरेक्ट, है ना। मेन सीधा रेस्पिरेटरी पे है, साफ बोल रहा है वो पहला ही शब्द, काश श्वास हरश्च एव विशेषण उपदिश्यते। तो मेनली किसमें? काश श्वास में। और पहला भी कौन सा? काश ये। तो कोविड 19 में क्वेश्चन आया था कि कोविड 19 में अगर हम कोई रसायन देना चाहेंगे तो आपको कौन सा देना है। तो च्यवनप्राश की जगह ना उसने बड़े भारी भारी शब्द रखे थे, और बड़े बड़े अवले। लोगों को लगा नहीं च्यवनप्राश थोड़ी ना होगा, कोई और ही होगा जरूर। किसी कोई गया ही नहीं च्यवनप्राश तक, बात ही नहीं की किसी ने। तो ध्यान रखना है किसकी बात की गई है, च्यवनप्राश की। सेकंड लाइन भी मार्क करना, सेकंड हाफ में देखना क्या कह रहे हैं। क्षीण क्षता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंग वर्धन, जो क्षीण हो, क्षत हो रखा हो जिनको, वृद्ध हो, बालक हो, उन सब में अंगों का वर्धन करने वाला है। स्वर क्षय में, उरो रोग में, हृदय रोग में, वात शोणित में लाभकारी है। नेक्स्ट लाइन में मात्रा बता रहा होगा श्लोक में, अस्य मात्रा, इसकी मात्रा, प्रयुंजित, य उपरुंध्यात न भोजनम, तोड़ के पढ़ेंगे यहां पर आप, य उपरुंध्यात डबल न आया होगा, तो डबल न की जगह सिंगल न रह जाता है और त हो जाता है। तो उपरुंध्यात न भोजनम, त और न अलग अलग हो जाता है वहां पे जब आप तोड़ के पढ़ते हो ना। तो मतलब अस्य मात्रा प्रयुंजित उपरुंध्यात न भोजनम, जो भोजन में अवरोध ना करे, इतनी मात्रा खाएं। खाली एक चम्मच नहीं खाना है च्यवनप्राश। जो अमूमन आप लोग घर में च्यवनप्राश यूज करते हो तो क्या करते हो, एक चम्मच भर के निकालते हो, वो भी पूरी नहीं निकलती, है ना। क्योंकि आप लोगों को तो ये होता है ना, एक डब्बा हमने 2 महीने चलाना है, आपको दिक्कत बड़ी होती है 15 दिन में ना खत्म हो जाए कहीं। फिर कहते हो च्यवनप्राश खाने से लाभ नहीं हुआ, तो लाभ कहां से होगा? लाभ तो तब होगा ना जब आप 3-4 चम्मच खाएं उसको। उसने तो ये कहा है कि इतना खाएं जिससे भोजन में अवरोध ना, भाई रोटी ना खा सकें, इतना भी नहीं खा लेना है कि आधा डब्बा भी खा के बैठ गए, इतना भी नहीं खाना है ना। तो मतलब भोजन की मात्रा नहीं ना हो, तो मतलब 2-3 चम्मच तो आराम से खा ही सकते हो। तो इतना तो खाना ही खाना है, यानी 1 किलो आप समझ लो, आपको 1 किलो जो है 15-20 दिन में निपटा देना चाहिए। आप तो पूरा सर्दियां चला देते हो, एक डिब्बा की खत्म ना हो जाए और थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, फिर कहते हो कि फायदा नहीं हो रहा है ना। तो मात्रा बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखना और क्या फायदा है उसका, मेधा स्मृति, दोनों की बड़ी जरूरत है आप लोगों को वैसे भी, है ना, मेधा की भी और स्मृति की भी। तो मेधा स्मृति कांति, अनाम्यत्वम, कांतिम, अ पढ़ेंगे म के बाद यहां, कांतिम अनाम्यत्वम, अनाम्य, आम्य मतलब रोग, अनाम्यत्वम आयु प्रकर्ष बल इंद्रियाणाम। बॉक्स में डालना नेक्स्ट लाइन में, स्त्रीशु प्राहर्षम, इतना ही वर्ड रख के पूछा गया। एमओ का क्वेश्चन है जम्मू का, अभी रिसेंटली जम्मू में एमओ हुआ था, तो उसका क्वेश्चन था स्त्रीशु प्राहर्षम, सब वाजीकरण वाले योग लगा के आए थे ऑप्शन में। वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कहां बेवकूफ बनाना है आपको। उसने ऑप्शन में सारे वाजीकरण वाले, अभी जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना वाजीकरण वाले, तो उसके जितने भी योग हैं 3 ऑप्शन वही थे, तो सबने उसका आंसर लगा, कोई च्यवनप्राश पे गया ही नहीं। सबको लगा स्त्री शु प्रहर्ष है, स्त्री में हर्ष उत्पन्न करने वाला, तो वही होगा वाजीकारक की कोई योग। तो जरूरी नहीं है। च्यवनप्राश के गुणों में भी कहा गया क्या, स्त्री शु प्रहर्ष। फिर क्या कह रहा है, परम अग्नि विद्धम, च्यवनप्राश ना हो गया, जादुई ताकत हो गई। तो कितने बढ़िया गुण है, काश श्वास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में, स्वर क्षय में, हृदय रोग में, वात रक्त में, मेधा स्मृति, कोई रोग होने ही नहीं देगा, अनाम्यत्वम ना। तो बढ़िया, आप च्यवनप्राश खा लें तो स्त्रीशु प्रहर्ष, और ऊपर से क्या कह रहा है, परम अग्नि वृद्धम वर्ण प्रसादम। नेक्स्ट लाइन में देखना, कह रहा है जीर्णो अपि कुटी प्रवेशात, लेकिन कैसे सेवन करना है, कुटी प्रावेशिक विधि से, प्रॉपर वैसे ही संशोधन करा के, है ना, शरीर को दोषों से रहित करके, देन बढ़िया से अच्छे से रसायन का सेवन किया जाए, तभी तो रसायन का फायदा दिखाई देगा शरीर में। ऐसे ही नहीं जिस प्रकार से हम लोग सेवन कर रहे हैं उससे उतना फायदा नहीं, दिखाई तो देगा फिर भी उतना नहीं। लास्ट लाइन देखना, रेफरेंस के लिए आर डालना, जरा कृतम रूपम आस्य सर्वम विभति रूपम नव यौवनस्य। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि जरा कृतम, मतलब जरा मतलब बुढ़ापा वगैरह, जो लोग डरते हैं उससे, बुढ़ापे, विभति मतलब डरना, बुढ़ापे से लोग सोचते हैं ना कि वृद्धावस्था ना आए, तो उसमें अगर नव यौवन रूप में रहना है तो किसका सेवन करना चाहिए, च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए।
तो आप एकदम कैसे रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे हमेशा। तो ऐसे इसके गुण बताएं। आज इतना ही, बाकी की बात फिर कल करेंगे। जाएं च्यवनप्राश खाएं, कल बात करेंगे फिर आगे, मेधा और स्मृति बढ़ाएं। पढ़ के आना जितनी बात हुई है, कल कॉपी और बुक दोनों लेके आना, देखते हैं आगे क्या करना होगा बुक से या कॉपी से। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग।